मेरे लिए काफी हर्ष का विषय है कि आज मैं सरकार के विगत 5 वर्षों के कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों को और आगामी कार्य योजनाओं के आपके समक्ष में रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज अ वुमेन कैन अकम्प्लिश। जब भी मैं राज्य की या देश की महिलाओं को नजदीक से समझने का प्रयास करती हूँ अध्यक्ष महोदय, तो बड़ा ही असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जी महिला सुशोभित हैं और बरसों बरस से प्रधानमंत्री के रूप में भी महिलाओं ने वहां पे अपनी सेवाएं दी हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्रियों के तौर पे और अधिकारियों के तौर पे वे अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज चाहे कल्पना चावला हो या फिर सुनीता विलियम्स हो, अंतरिक्ष में जाकर के भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संतोष यादव जैसी महान व्यक्तित्व वाली एक हिमालय जैसे पर्वत को कई बार अपने कदमों से उन्होंने उसको नापा है। इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो हमें काफी गौरवान्वित महसूस होता है और दूसरी अगर हम तस्वीर देखेंगे तो वह कभी काफी हमें शर्मसार करती है। आज 2 वर्ष की बच्ची से लेकर के 90 वर्ष की वृद्धा असुरक्षा के भाव से जीने को विवश है। आज भारत देश में 94% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने निर्णय भी स्वयं नहीं ले पाती हैं। कहीं ना कहीं अपने परिवार के, अपने पुरुष साथी के साथ उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को वे स्वीकारना और विवशता के साथ वो उसको निर्वाहन करने के लिए मजबूर रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं उस विभाग का नाम है कल्याण विभाग। इसका जिम्मा है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं एवं बच्चों के जिम्मेदारी को लेना। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द कल्याण, मुझे लगता है कि इसी शब्द से ही समाज में हमारे जो अलग अलग वर्ग हैं उन वर्गों में हमारी स्थिति क्या है ये स्पष्ट पता लग जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं सदन में आपके समक्ष रखना चाहूंगी, क्यों नहीं हम आज ये कल्याण शब्द को पीछे छोड़कर, चाहे वो मंत्रालय हो, विभागों हो, उनको हम बदल करके इसे अधिकार के नाम पे अगर किया जाए तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है। ये अधिकार की लड़ाई बरसों बरस से पांव में जो बंधी हुई बेड़ियां हैं इसको तोड़ करके आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर लड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो कल्याण शब्द है, ये शब्द मुझे एहसास कराता है एक शासक और एक दास का। लेकिन जैसा कि लोकतंत्र में शासक नहीं होता है और ना ही कोई दास होता है। विश्व में अनेकों देशों में आजादी के बाद भी महिलाओं ने ये संघर्ष किया है कि वो अपने मत का प्रयोग कैसे कर सके। लेकिन ये भारत एक ऐसा देश है जहां पे आजादी के बाद, तुरंत बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिले, इसके लिए बाबा साहेब जैसे दूरदृष्टा लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगी। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आती हूँ। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और आज हमारे समाज में जातियों में पिछड़ापन है और उस पिछड़ेपन में भी अगर आप महिलाओं की स्थिति को देखेंगे तो वो काफी भयावह है। आखिर विभिन्न विभागों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों उठ रही है? आज समाज के निर्माता में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली नारी शक्ति आज अपने ही जीवन को जीने के लिए विवश तरीके से क्यों मजबूर हो रही है? आज हम अगर कहेंगे कि हमारी जो कलम है उससे हमारी दूरी क्यों बन रही है और हम महिलाओं की कोख में ही हमारी बच्चियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है वो क्यों हो रही थी और अभी भी क्यों हो रही है? ये काफी भयावह सवाल है। और क्योंकि आज नीति निर्माता जिस तरीके से सोच रहे हैं, उन्हें ये स्वीकारना होगा कि जाति आधारित पिछड़ेपन को अगर आप जेंडर के लेंस से देखेंगे तो काफी दर्दनाक
दृश्य आपको नजर में आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ झारखंड का विषय नहीं है, ये भारत के विषय के साथ ये विश्व में भी हर एक कोने में अगर आप महिला की स्थिति को देखेंगे तो कमोबेश आपको यही परिस्थिति नजर आने वाली है। और इस स्थिति को सुधारने के लिए लोगों ने काम भी किया है और हमारे देश में भी काम हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आज भी हम इस बात पे ताली बजाते हैं कि महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की मौतें कम हो रही हैं। हमारी जो बच्चियों का भ्रूण जिसको खत्म किया जाता है, हम उसको बचाने के लिए ताली बजा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर कब तक हम इन सजावटी निर्णयों को ताली बजा करके स्वीकार करेंगे? ये आज हम बहनों को, हम बेटियों को जरूरत है एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की और रोजगार देने की। हमें सिर्फ शिक्षा और रोजगार चाहिए, बाकी हम अपने से सब कुछ कर सकते हैं। आखिर कब तक एक मैया अपने बच्चे को पोषण का आहार देने के लिए अपने घर के पुरुषों से पैसे मांगने को विवश होती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अबुआ सरकार ने 24 वर्ष में ये पहली बार है कि आधी आबादी हमारी माताओं, बहनों, दीदियों, दादी, नानी, आप जिन भी महिलाओं को बोले उनके लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई थी और वो लाई थी मैया सम्मान योजना। और इस मैया सम्मान योजना में शुरुआत में हम लोगों ने प्रतिमाह 1000 रुपए देने का काम किया था और जिस तरीके से एक वादा निभाया था 2500 रुपए देने का, आज आप हर एक महिलाओं के चेहरे में खुशियां देख सकते हैं, उनकी आंखों में एक सपना देख सकते हैं। वो अपने जीवन के स्तर को सुधारने का काम कर रही है और ये काबिले तारीफ है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाई गई उनकी सोच आधी आबादी को ये समर्पित है। आज हम जब बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि मैया सम्मान का पैसा कहां से लाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे विभागों से आपके पैसे काट दिए जाएंगे? आज इस योजनाओं को रोकने के लिए चुनावी वर्ष में PIL गैंग भी एक्टिव हो गए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं झारखंड की जनता और खास करके मैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया और उस सच के साथ में आज हम अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम पूरे गाजे बाजे के साथ अकाउंट में पैसे भी पहुंचा रहे हैं और किसी विभागों से इसका पैसा भी नहीं कट रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 26,000 से अधिक लोगों को कम ऋण में उनको उनकी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राशि दी जा रही है और वहीं पर में भी वन अधिकार अधिनियम के तहत 3,47,000 एकड़ वन भूमि का पट्टा भी दिया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आप 594 हमारे छात्रावास का काम शुरू हो चुका है और वहां पे छात्रावास का मरम्मती के साथ बच्चों को भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। अंबेडकर छात्रावास, रेडमा, डाल्टनगंज आदिवासी छात्रावास, रांची से अतिरिक्त 2 अन्य छात्रावासों में के काम के स्वीकृति भी मिल गई है। पहले फेज में 500 करके 10 छात्रावासों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाओं को उनके से सम्मान राशि 2500 रुपए उनको दे रही है और ये आर्थिक सहायता उनको मजबूती प्रदान करने के लिए दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वादा करने और उसे निभाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने जो पूरे राज्य के लोगों को महिलाओं के साथ किया था वो वादा भी पूरा कर रही है और आज ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय विषय है। विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं कि प्रतिमाह 1000 रुपए, 2500 रुपए जब दे रहे हैं तो महिलाएं क्या कर रही हैं?
महिलाएं उन्हें अपने बच्चों के पोषण आहार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और अपने कुछ छोटे स्वरोजगार के लिए इत्यादि वो उसे इस्तेमाल कर रही है, जो काबिल तारीफ है। और इस योजना के तहत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये काफी मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को इकट्ठा करना, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को। ये उनका डेडिकेशन है, उनका कमिटमेंट है राज्य की महिलाओं के लिए, जो उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस एक योजना को बोल करके धरातल में ला करके सबके हाथों में पैसा दे करके, ये वही बात होती है कि मैंने पौधा लगाया, लेकिन पौधा लगा के उसका फल देने का काम हमारी अबुआ सरकार कर रही है। एक महिला के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं अबुआ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और राज्य में लोगों की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता से एक अन्य योजना, सर्वजन पेंशन योजना के तहत, जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जब पूर्व में भारत सरकार ने राज्य में 11 लाख लोगों को पेंशन योजना देने का काम किया था, वहीं वर्तमान में राज्य सरकार ने अपनी निधि से 21 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देने का काम किया। अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो 32 लाख लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज महोदय जी ये मांग करते हैं कि पेंशन की राशि बढ़ा दी जानी चाहिए। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके डबल इंजन के युग में 21 लाख लोगों को लाइन में खड़ा करके धूप में विवश कर दिया था कि आप अपनी बारी का इंतजार करिएगा, और ये बारी अगर देने का काम किया है तो अबुआ सरकार ने काम किया है। महोदय जी, मैं बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने वृद्धा पेंशन के नाम पे 200 रुपए देने का काम किया है, वहीं झारखंड सरकार ने 1000 रुपए देने का काम किया है। भारत सरकार ने हमें विधवा पेंशन में 300 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है, लेकिन झारखंड सरकार ने 1000 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है। भारत सरकार ने दिव्यांग के लिए 300 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है, लेकिन झारखंड सरकार ने 1000 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है। ये 200-300 रुपए सुन करके ही मजाक जैसा अनुभव होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आज इस सदन में मैं आपके समक्ष पूरे सदन की तरफ से महिला होने के स्वरूप से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भारत सरकार से मैं मांग करती हूं कि इस राशि को अगर वो 1500 रुपए कर दे तो काफी हम लोगों के लिए सहूलियत भी हो जाएगी। आज हमारी सरकार हमारी बच्चियों की शिक्षा, उसकी प्रोन्नति के लिए हमारी लाई गई योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपए की राशि बच्चों के अकाउंट में जा रहे हैं, जहां कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 की बच्चियों को ये पैसा दिया जा रहा है, ताकि किसी आर्थिक कमी से उनकी पढ़ाई न रुक सके। आज हमारी जो योजनाएं हैं वो हमारी दृष्टि को रेखांकित करती है। हमारी योजनाएं कल्याण के लिए नहीं, हमारे अधिकार की दृष्टि से हम उसे देखते हैं, वे अधिकार जो हमें बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे। सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जो अनुदान की मांग पेश की गई है, उसके कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर मैं आज खड़ी हुई महोदय। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ इस राज्य की सरकार को सत्ता सौंपी है, आज वही राज्य की सरकार हमारी जनता के उम्मीदों को, भावनाओं को, उनके भरोसे को कुचलने का काम कर रही है महोदय। मैं आज इस सदन के माध्यम से वर्तमान सरकार की विफलताओं को तो उजागर करूंगी ही, साथ में यह भी बतलाऊंगी कि हमारे पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में कैसे झारखंड विकास की ओर अग्रसर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के ऊपर हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस में चौपाई दी गई है, वो बिल्कुल सटीक बैठती है महोदय। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। अर्थात स्पष्ट है महोदय, कुछ लोगों का लेना भी झूठ होता है और देना भी झूठ होता है। कुछ लोगों का खाना भी झूठ होता है और नाश्ता भी झूठ होता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ झूठ परोसने का काम करते हैं महोदय।
ये चौपाई मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ महोदय, इस चौपाई के लिए वर्तमान सरकार के झूठे वादे और फरेब इरादे इसकी गवाही देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे कर कर ये सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन आज हमारे राज्य की जनता जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। माननीय महोदय, यह सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है महोदय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का काम होता है राज्य के जनजाति समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए काम करना। ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है महोदय, लेकिन इनके कार्यकलापों से जो कहानी है बिल्कुल अलग ही प्रतीत होती है महोदय। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार ने इस विभाग में बजट में पिछले वर्ष की तुलना लगभग 200 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं महोदय। ये कैसी अब वो सरकार है महोदय? ये कैसी आदिवासी हितैषी सरकार है महोदय, जहां हमारी आदिवासी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना में व्यापक वृद्धि हुई है महोदय। और ये घटनाएं और ये जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं महोदय कि जो झारखंड पुलिस द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं कि प्रतिदिन जो लगभग औसतन 4 से अधिक जो है ऐसी घटनाएं होती हैं। और इस मामले में आधे जो मामले होते हैं वो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के होते हैं महोदय। और इन नाबालिग बच्चियों को भी इंसाफ दिलाने के लिए, पोस्को कानून के तहत न्याय दिलाने के लिए भी ये सरकार जो है फिसिड्डी साबित हुई है महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन आज हमारे राज्य के आदिवासी भाई बंधु जो है वो अपने धार्मिक स्थान सरना स्थल के लिए, उनके सामने से फ्लाईओवर रैंप हटवाने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है महोदय। ये कैसी अब वो सरकार है महोदय, जहां संथाल परगना में लव जिहाद, लैंड जिहाद के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठी जो है पैर पसार रहे हैं और सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। ये कैसी अब वो सरकार है महोदय, जहां पे घुसपैठी और धर्मांतरण गिरोह जो है हमारे झारखंड की आदि संस्कृति और परंपरा को तबाह करने में लगे हुए हैं और राज्य की जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति के चलते मुकदर्शक बनी हुई है महोदय। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगी महोदय कि हमारे जो आदिवासी बच्चियों को जो उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार, दुष्कर्म के मामले में इन्हें, जबकि इसे तो अबुआ सरकार कहा जाता है, ये आदिवासी हितैषी सरकार है, हमारे राज्य के मुखिया भी जो है जनजाति समाज से आते हैं महोदय। तो जो ये दुष्कर्म के मामले हैं, इन आंकड़ों में कमी आनी चाहिए कि वृद्धि होनी चाहिए महोदय, ये चिंता का विषय है। नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा इस सरकार ने की थी, लेकिन क्रियान्वयन की गति इतनी धीमी है। मेरा सुझाव होगा कि जिस तरह आपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, उसी के अनुरूप आप वो जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाएं और जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करके हमारे राज्य के युवाओं को 100% नौकरी देने का कार्य करें महोदय। ये सरकार जो है पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा इन्होंने किया था, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि वरिष्ठ विधायकगण हमारे प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने की बात सरकार ने कही है। आपको बता दूं महोदय, पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा तो सरकार ने किया है, लेकिन आज स्थिति जो है, जो वादे के अनुरूप इनको कार्य करना चाहिए, तो जो ठोस पहल इन्हें लाना चाहिए था वो इन्होंने नहीं लाया है महोदय। खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, अन्य जिलों पर, संथाल परगना के 6 जिलों पर ओबीसी आरक्षण 0 है महोदय। और इस दिशा में भी इस राज्य की सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है महोदय। क्या ये हमारे ओबीसी समाज के साथ न्याय कर रही है राज्य की सरकार? पिछले 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में इन्होंने ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज के साथ न्याय नहीं किया है महोदय। मेरा सुझाव होगा कि शासन और प्रशासन को संवेदनशील होकर और जवाबदेह बनकर जो है कार्य करना होगा महोदय। सरकार ने विभाग के कुल बजट में से लगभग 1900 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के लिए जो है रखा है, जो पिछले बार की तुलना में ये भी कम है महोदय। कल्याण विभाग के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अब इससे जनजातीय समाज का कैसा ये समग्र विकास करेंगे, अब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है महोदय।
सरकार ने अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जनजाति समाज, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई नई योजना जो है शुरू नहीं की है महोदय, जिससे सरकार की जो है प्राथमिकता पता चलती महोदय। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन के बाहर हमारे सत्ता पक्ष के जो विधायक गण हैं, नेतागण हैं, वो हर बार यही प्रश्न करते हैं कि आपके 5 साल के कार्यकाल में, रघुवर दास जी के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया। मैं कुछ तथ्यों के साथ सदन को बताना चाहूंगी कि आदिवासी विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है। रघुवर दास की सरकार ने उसे करके दिखाया था महोदय। महोदय 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 थोड़ा सुन ले, सुनने का महोदय। अच्छा, 1 मिनट। पूर्णिमा जी, ये तो सत्ता में है महोदय, बोल सकते हैं। आप लोग बचिए ना। सुनने का भी नहीं रखना चाहिए। सुनिए, बोलने से पहले अच्छे श्रोता होना जरूरी है महोदय, इन्हें सुनने कहिए। पूर्णिमा जी, 1 मिनट सूचना में खड़ी है तो आसन का बाध्यता है, देना पड़ता है। 1 मिनट ब्रेक करिए। अध्यक्ष महोदय, क्या बोलना चाह रहा है? ट्रेजरी बेंच में है अध्यक्ष महोदय, समझते हैं नियम को। माननीय सदस्य हैं, नई सदस्य हैं, अच्छा बोल रही हैं, उनका भी स्वागत करते हैं अध्यक्ष महोदय। मगर एक आदिवासी होने के नाते मेरा दिल कांप रहा है अध्यक्ष महोदय, मेरा शरीर कांप रहा है ये सुनते हुए। जिनके परिवार के लोगों ने 3 मिनट में हमारा CNT कानून को बदलने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने हाथ सरना धर्म तक नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार के लोगों ने अध्यक्ष महोदय लैंड बैंक बनाने का काम किया गया, वो लोग आज यहाँ पे आके। अच्छा, बोलने दीजिए। समय बदला है, समय बढ़िए। पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। महोदय ऐसे होगा। माननीय सदस्यगण, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको बोलने दीजिए। प्रश्न करने से बजाय खुद के अंदर, खुद के गिरबान में झांकना जरूरी होता है। अध्यक्ष महोदय दीजिए, बोल रहा है पीछे माननीय सदस्य बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। बैठिए आप लोग, उनको बोलने दीजिए। बैठे नवीन जी, आप काफी अच्छे सदस्य हैं, आप उनको पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। पूर्णिमा जी को बोलने दीजिए। महोदय, आज मैं सदन को बताना चाहूंगी कि कौन कौन से कार्य हमारे रघुवर दास जी की सरकार में हुए। महोदय, संथाली ओल्चिकी लिपि को सरकारी मान्यता दी गई थी तथा इससे प्रोत्साहित किया गया। स्टेशन, स्कूलों, सरकारी कार्यालय आदि स्थानों पर ओल्चिकी लिपि का व्यापक उपयोग किया गया। प्राथमिक कक्षाओं में ओल्चिकी में पढ़ाई शुरू कराई गई महोदय। संथालों के प्रमुख स्थल, तीर्थ स्थल लुगुबुरु घंटबाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर यहाँ लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था महोदय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।